एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8 अध्याय 10 ध्वनि शुरू कर रहे हैं आज हम। तो ये पाठ को देख लीजिए और पाठ में ही शुरुआत से ही उन्होंने कुछ सारणी भरने को दी है। चलो शुरू देख लेते हैं। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता लेकर सारणी को पूर्ण कीजिए। तो ये क्रमांक, वाद्य यंत्र और ध्वनि उत्पन्न करने वाला भाग या तरीका दिखाया गया है, इसको भरना है। तो इसमें देखेंगे आप लोग ये होता क्या क्या है। ये जो तबला होता है, तबला में ध्वनि उत्पन्न करने वाला भाग कौन सा होता है? तबला में तानित झिल्ली, मतलब वो चमड़े का वो जो पर्दा होता है उसको तानित झिल्ली बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। एक तारा क्या होता है? एक तार वाला जो वाद्य यंत्र होता है उसको एक तारा बोलते हैं। ये किससे होता है? तानित तार से होता है इसमें, ठीक है। इसमें ध्वनि तानित तार को जब हिलाएंगे तो ध्वनि पैदा होगी। ढोलक क्या होता है? ढोलक में भी तानित झिल्ली होती है। मजीरा, ये धातु की प्लेट लगी रहती है ना। धातु की प्लेट को टकराने से जो है इसमें आवाज़ आती है। और घंटी, ये भी धातु की बनी होती है। मृदंग, मृदंग क्या होता है? ये ढोलक की तरह एक लंबा एक वाद्य यंत्र होता है, इसको तानित झिल्ली से ही पीटते हैं, यानी चमड़े का इसमें भी वो लगा रहता है। वीणा क्या होता है? तानित तार से होता है ना। तार को जब झंकृत करते हैं तो आवाज़ निकलती है। स्कूल की घंटी, ये भी धातु की प्लेट की बनी होती है। हारमोनियम, हारमोनियम के साथ क्या होता है? ये भी तानित तार के साथ वायु स्तंभ, मतलब इसमें जो है हम लोग बीट जब पीटते हैं ना हारमोनियम का, तो उसमें हवा भरते हैं एक तरफ से, और एक तरफ की बीट को जब टच करते हैं तो वो हवा, मतलब तार जो है वो हवा को काटता है, तो उससे क्या होता है? ध्वनि निकलती है। ये हारमोनियम में होता है। बांसुरी, बांसुरी में तो सीधे ही हम हवा भरते हैं और उसमें छेदों के द्वारा जब हवा निकलती है तो अलग अलग छेद अलग अलग दूरी पर होने की वजह से अलग अलग प्रकार की ध्वनि निकलती है। इसका मतलब क्या हो गया? ये वायु स्तंभ से इसका काम बनता है। अब इसी में लेते हैं दूसरा पेज। दूसरा पेज क्या कह रहा है? दूसरे पेज में प्रश्न नंबर 1 दिया गया है। तो शुरू करते हैं कि नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो शुरू करते हैं जी। हर्ट्ज, शोर, वाक्यंत्र, ठोस और कंपित। तो इसमें लिखेंगे ध्वनि कंपित निकायों द्वारा उत्पन्न होती है। मानव का वाक्यंत्र ध्वनि उत्पन्न करता है। ध्वनि की सर्वाधिक गति ठोस माध्यम में होती है, यानी कि तीनों माध्यम में तो होती है लेकिन ठोस में सबसे ज़्यादा तेज चलती है। आवृत्ति को हर्ट्ज में नापा जाता है, जिसको HZ भी बोलते हैं। यहाँ हर्ट्ज हिंदी में लिखा है, आप भी हिंदी में लिख दीजिए। और अप्रिय ध्वनियों को शोर कहते हैं। ये सारे के सारे भर गए। अब यहाँ पर आइए, दूसरा कह रहे हैं कि सही विकल्प के आगे टिक, यानी सही का टिक लगाइए, टिक का निशान लगाइए। तो चलिए, ध्वनि एक प्रकार है। किसका है? ऊर्जा का एक प्रकार है, ठीक है। चित्र में दर्शाए अनुसार अलार्म घड़ी एक बर्तन में रखी गई है। अलार्म की ध्वनि बर्तन के पास खड़े व्यक्ति को स्पष्ट सुनाई देती है। अब यदि बर्तन के अंदर से वायु को पूरी तरह निकाल दिया जाए तो पास खड़े व्यक्ति के लिए अलार्म ध्वनि की प्रबलता कैसे प्रभावित होगी? ये देखिए, यहाँ पे अलार्म घड़ी रखी है और यहाँ से वैक्यूम बना दिया गया है। वायु निकाल लेंगे तो निर्वात हो जाएगा। और निर्वात में क्या होता है? ध्वनि नहीं चलती है। निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है और ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। तो क्या होगा? जब पूरा हवा ही निकाल लिया आपने या निर्वात हो गया तो क्या होगा? ध्वनि का सुनाई देना बंद हो जाएगा, यानी ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न ये कह रहे हैं, मैं एक वाद्य यंत्र हूँ, मुझ में ध्वनि कंपित झिल्ली द्वारा उत्पन्न होती है, बताइए मैं कौन हूँ? तो देखो, हारमोनियम में भी तार हवा होती है, सितार में भी हवा, सितार में भी वायर होता है, तार होता है। बांसुरी में हवा कुछ काम होता है। तबला में जो है वो होता है, चमड़ा लगा रहता है, तो इसी को तानित झिल्ली कहते हैं, ठीक है। कंपित या तानित झिल्ली, तो कंपित जब तनी हुई झिल्ली पे हाथ मारते हैं तो उसमें ध्वनि निकलती है, वो होता है यंत्र तबला। अब अगला प्रश्न है कि कुछ माध्यमों की सूची नीचे दी गई है, जैसे माध्यम, ठीक है, ये सब माध्यम है। लकड़ी, जल, वायु, निर्वात। इनमें किन माध्यमों में ध्वनि गमन कर सकती है? जी, निर्वात में भर नहीं जाती है, बाकी सब में जा सकती है। लकड़ी में भी, जल में भी, वायु में। तो 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 किस में है? ये C नंबर में। तो केवल 1, 2, 3 में आपको भर देना है। अब इसी तरह आइए,
प्रश्न नंबर 5, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या क्या कहलाती है? तो ये एक तरह का परिभाषा है कि प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या कहलाती है दोलन की आवृत्ति। अब आ जाइए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित वाद्य यंत्रों के कंपायमान भाग लिखिए जो ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक है। वीणा किससे बनती है? तानित तार से। तबला किससे होता है? तानित झिल्ली से। और ढोलक भी तानित झिल्ली से। बांसुरी वायु स्तंभ से। और झांझ या मंजीरा धातु की प्लेट से कंपायमान होते हैं। ठीक है जी। अब प्रश्न नंबर 2 ये कह रहे हैं कि जब हम बोलते हैं तो हमारे शरीर का कौन सा भाग कंपित होता है? चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो देखिए ये अगर हमारा मुंह है तो जब हम बोलते हैं तो हमारे यहाँ जो है गले में ये जो है ना, देखेंगे गले के पास यहाँ से उभार ये रहता है, ये इसको क्या बोलते हैं? एडम बीज है ना। और ये जो गले में आवाज़ आती है एक तरफ से मुंह की तरफ से, एक नाक की तरफ से छेदा होता है, तो यहाँ से फेफड़ों से जब हम यहाँ से हवा निकालते हैं तो ये झिल्ली कंपित होती है। ये कंपित होती है तो इसी से ये यहाँ से बताया गया ना, ऐसे नीचे से जो आवाज़ आती है तो ये झिल्ली कंपित होगी तो ये यहाँ से आवाज़ निकलेगी। ठीक है। तो अब इसको लिख भी देना है। इसको झिरी बोलते हैं और ये वाक् तंतु होते हैं, यही वाक् तंतु कंपित होते हैं। ठीक है। तो जब हम बोलते हैं तो हमारे फेफड़े वायु को बलपूर्वक वाक् तंतु की झिरी से बाहर निकालते हैं, इधर से इधर को निकालते हैं। और जब ये निकलेगा तो ये कंपित होगी, जिससे वाक् तंतु कंपित होते हैं। और जब कंपित होता है और जब कोई भी माध्यम के कण एक दूसरे मतलब अपने माध्य स्थिति से इधर उधर कंपित होते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। तो वाक् तंतु कंपित होते हैं तो इससे ध्वनि उत्पन्न होती है। ये लिख देना है। अब ये कह रहे हैं कि पुरुष, महिलाओं तथा बच्चों की वाक् ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती हैं, क्यों? तो इसका जवाब ऐसे लिखिए कि पुरुषों के वाक् तंतुओं की लंबाई लगभग 20 मिलीमीटर होती है। ठीक है। और महिलाओं में इसकी लंबाई लगभग 15 मिलीमीटर होती है। mm का मतलब मिलीमीटर। और बच्चों के वाक् तंतु बहुत छोटे होते हैं। अब सबकी जब वाक् तंतु अलग अलग हो गए हैं तो यही कारण है कि पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की वाक् ध्वनियाँ अलग अलग होंगी। भाई अलग अलग प्रकार का जब उनके वाक् तंतुओं की लंबाई होगी तो क्या होगा? जब हवा निकलेगी तो अलग अलग प्रकार की आवाज़ें आएंगी, इसलिए सबकी आवाज़ों में भिन्नता होती है। तो मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनियाँ सुन सकते हैं? तो मनुष्य केवल 20 हर्ट्ज, HZ से को हर्ट्ज बोलते हैं। ठीक है ना। और से ये मतलब ये डैश लेगा ना, 20 से 20 किलो हर्ट्ज यानी KHZ, किलो हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनियाँ ही सुन सकते हैं। दूसरी भाषा में ऐसा भी लिख सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ऐसा लिख सकते हैं। तो 1000 को किलो भी बोल देते हैं ना, 1000 जैसे न के का मतलब 1000 से रहता है। ठीक है ना। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्तियाँ हम आवृत्तियों वाली ध्वनियाँ ही सुन सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, या फिर दूसरी भाषा में 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ऐसा बोल सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि आवृत्ति किसे कहते हैं? इसको किस में मापा जाता है? तो प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज या HZ ऐसा लिख लेते हैं में मापा जाता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि धातु की एक प्लेट को सुविधाजनक स्थान पर लटकाइए। अब उस पर छड़ी से चोट करें, तत्पश्चात होने वाले अनुभवों को लिखिए। तो ये देखो जी, ठीक है, ये रही हमारी धातु की प्लेट और इस धातु को प्लेट को हमने लटका दिया ऊपर। अब इससे जब हम इस पर चोट करेंगे तो क्या होगा? ये कंपन होंगे तो कंपन ऐसे फैलते हैं और ये फैलते हुए जब हमारी कानों तक आते हैं तो हमको क्या सुनाई देती है? ध्वनि सुनाई देती है। अब इसी को लिखना है कि जब धातु की प्लेट को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाकर उस पर छड़ी से चोट करते हैं तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। इस ध्वनि के कंपनों को हम हाथ से छूकर महसूस कर सकते हैं, ऐसा लिख भी देना है। ठीक है।
अब आइए इधर प्रश्न नंबर ये रहा 7। कह रहे हैं कि चित्र सहित समझाइए कि ध्वनि का संचरण द्रवों में भी होता है। ठीक है जी, द्रव माने पानी या कुछ तो भी द्रव बना लीजिए। तो चलो एक काम करते हैं, एक टब बनाते हैं। एक टेबल लिया, उसमें एक टब रखा, टब में पानी भर दिया और एक घंटी ले आए और यहीं बगल में कान लगा लिया। ठीक है, अब ये घंटी जब हम यहाँ इसको पानी में हिलाएंगे और बगल में बिल्कुल सावधानी पूर्वक यहाँ पर कान रखेंगे तो हम महसूस करेंगे कि इस घंटी की ध्वनि भी इससे चलती हुई हमारे कानों तक आती है। इससे ये पता चलेगा कि ये द्रवों में भी ध्वनि का संचरण होता है। चलो इसको लिखना भी है, कैसे लिखेंगे वो भी लिख दीजिए। ठीक है, ये लिख देना है कि एक टब में स्वच्छ पानी भरकर उसमें एक छोटी घंटी डालकर उसे हिलाते हैं और सावधानी पूर्वक जल की सतह पर कान लगाकर सुनने का प्रयास करते हैं तो हमें घंटी की ध्वनि सुनाई देती है। इससे पता चलता है कि ध्वनि का संचरण द्रवों में भी होता है। ये बना भी लिया और ये हमने लिख भी लिया। अब 8वां प्रश्न ये कहे कि संगीत में ध्वनि शोर से किस प्रकार भिन्न है। तो दोनों की अलग अलग परिभाषाएं लिख दो तो इससे स्पष्ट हो जाएगा। तो संगीतमय ध्वनि कैसे होती है? ऐसी ध्वनियाँ जो कानों को सुखद लगती हैं, अर्थात जिन ध्वनियों का हम आनंद ले पाते हैं वे सुस्वर ध्वनि या संगीतमय ध्वनि कहलाती हैं। उदाहरण सितार की ध्वनि। और जो शोर में क्या लिख देना है कि जो ध्वनियाँ कानों को कर्कश लगती हैं, अर्थात अप्रिय ध्वनियाँ शोर कहलाती हैं। जैसे अचानक किसी पटाखे की आवाज़ आ गई और पुरानी फटफटिया आ गई, सो वो जो है हमें पसंद नहीं आता है, इसी को हम शोर कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए 9वां ये कह रहे हैं ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय बताने हैं आपको। तो शुरू करिए, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के क्या उपाय हैं? तो देखो जी, जहाँ जहाँ ध्वनि प्रदूषण होता है उस पर रोक लगाना है ना। तो शुरू करते हैं। वायुयानों के इंजनों, यातायात के वाहनों, औद्योगिक मशीनों तथा घरेलू उपकरणों में साइलेंसर लगानी चाहिए। साइलेंसर का मतलब होता है जिससे उन पर आवाज़ आनी कम हो जाए। और स्वचालित वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम करना चाहिए। संगीत निकायों की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए। सड़कों तथा भवनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए। इससे क्या होगा? इससे ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न लेते हैं कि ध्वनि प्रदूषण क्या है, इसी के बारे में बताना है। अब ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारणों को सूचीबद्ध करिए। तो सबसे पहले ध्वनि प्रदूषण के बारे में लिख दो थोड़ा सा कि वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारक हैं वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट जिनमें पटाखों का फटना भी सम्मिलित है, मशीनें, लाउड स्पीकर, ऊंची आवाज़ में चलाए गए टेलीविज़न और ट्रांजिस्टर, रेडियो, रसोई घर के कुछ उपकरण, एसी, कूलर सभी ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। अब प्रश्न ये 11वां है कि मानव कर्ण या कान का नामांकित चित्र बनाकर उसकी कार्यप्रणाली को समझाइए। तो ये जो किताब में बना हुआ है आप भी ऐसा बना लेना है। ये बाहरी चित्र हो गया, ये कीप की आकार की हो गई, ये यहाँ पर जो है ईयर ड्रम होता है यानी कर्णपट है बोलते हैं। और यहाँ से जब अंदर की तरफ जाते हैं तो इसको जो है आंतरकर्ण बोलते हैं। तो यहाँ से ध्वनि आती हुई इस पर टकराती है, ये टकराने के बाद यहाँ से संसूचित होती हुई ये दिमाग तक चली जाती है और हमें पता चलता है कि किस प्रकार की ध्वनि है। ठीक है, अब इसको लिखना भी है। तो ये रहा लिखने के लिए कि कान के बाहरी भाग की आकृति कीप या फनल जैसी होती है। जब इसमें ध्वनि प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली तानित झिल्ली होती है। इसे कर्णपटह या ईयर ड्रम कहते हैं। ध्वनि के कंपन कर्णपटह को कंपित करते हैं। कर्णपटह कंपनों को आंतरकर्ण यानी कि इनर ईयर तक भेज देता है, वहाँ से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुनते हैं। ये इसकी कार्यप्रणाली है। बात समझ में आई? अब इसी में अब हमें प्रोजेक्ट भी करना है। तो ये रहा प्रोजेक्ट।
प्रोजेक्ट एक कह रहे हैं कि कम से कम 5 प्रसिद्ध संगीतज्ञों तथा उनके द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों की सूची। तो ये बांसुरी बजाने वाले पंडित हरिप्रसाद चौरसिया हैं, तबला जाकिर हुसैन साहब हैं, सितार पंडित रविशंकर जी हैं, सरोद अमजद अली खान जी बजाते थे, है ना, शहनाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी बजाते थे, और चित्र देखिए आपको किताबों से या अखबारों से निकाल के यहाँ बगल बगल में चिपका लेना है, ठीक है। अब साला घर मोहल्ले में अवलोकन कर ऐसे वाद्य यंत्रों की सूची बनाइए जो आपने देखे हैं। तो जो सामान्य रूप से हम लोग देखते हैं वो उनकी सूची बना लेते हैं। साला घर मोहल्ले में देखे गए वाद्य यंत्रों की सूची। एक तो मोहल्ले में ढोलक तो होती है, हारमोनियम होता है, तबला भी देखने को मिल जाता है, झांझ, बांसुरी, मंजीरा, बीन, नगाड़ा, नगड़िया, एक तारा, गिटार, घुंघरू, बीड़ा, ये सभी वाद्य यंत्र में आते हैं। ये अमूमन देखने को मिल ही जाता है। अब प्रोजेक्ट 2 ये कह रहे हैं कि अपने आसपास स्थित ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जो ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। तो हमारे आसपास स्थित वस्तुओं की सूची जो ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, जैसे पुराना पंखा हो जाता है तो चूं चूं करने लगता है, पुराना कूलर, ट्रक, ट्रैक्टर, डंपर, मोटरसाइकिलें, पुरानी गाड़ियाँ, पुराने ऑटो, डीजे, पटाखे, बैंड पार्टी, और ये जो भीड़ का शोर होता है, ये सब जो है ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। अब अगला प्रश्न ये कह रहे हैं कि ध्वनि प्रदूषण को दर्शाता हुआ किसी एक पोस्टर का निर्माण कीजिए तथा ध्वनि प्रदूषण को कम करने हेतु 2 स्लोगन भी लिखिए। तो 2 स्लोगन तो लिख दिए हैं, यहाँ पर जगह नहीं बची, आप कहीं से निकाल के इसे चिपका भी सकते हैं, ठीक है, या नहीं तो बना भी सकते हैं कि ऐसा ऐसा एक बना देना है, उसमें लिख दीजिए एक बैनर बना दीजिए, पहले लिख लीजिए ध्वनि प्रदूषण से बचना चाहिए, लाउड स्पीकर पर रोक लगाना चाहिए, है ना। ध्वनि प्रदूषण का यही है स्वभाव, स्वास्थ्य पर डालता है बुरा प्रभाव। तो ये तो बन गया ये। अब पोस्टर कैसे निर्माण करना है, देखो जी, ऐसे ही पोस्टर बना लीजिए अपने से, ठीक है, ऐसा बढ़िया से इसमें सजा दीजिए किनारे, ठीक है, और यहाँ पर कुछ लाउड स्पीकर कैसे बन जाएगा, ऐसा ऐसा ये लाउड स्पीकर बना दीजिए, ठीक है, ये बन गया हमारा लाउड स्पीकर एक तरह का, ये ध्वनि निकलती हुई, ठीक है। और यहाँ पर एक आदमी बना दीजिए चिड़चिड़ाता हुआ, है ना, कैसे, ये ऐसा आदमी का चित्र बना लीजिए, ये ऐसा ऐसा कर लीजिए, और यहाँ पर ऐसा, तो इसका मुंह का ऐसा कर दीजिए, मतलब ये परेशान है, ठीक है ना, ऐसा, ये ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए बार बार, ठीक है, ये परेशान हो रहा है, ये ऐसा, है ना, ये स्पीकर, लाउड स्पीकर लिख लीजिए, कैसा, लाउड स्पीकर कर लीजिए, और यहाँ पे चिड़चिड़ाता हुआ इंसान, बचाओ, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ क्या लिख देना है, यही पहले वाले, ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए लाउड स्पीकर पर रोक लगाओ। अब ये ज़बरदस्ती बजा रहा है और ये परेशान हो रहा है, तो ऐसे अपने से भी आप पोस्टर बताने के देते हैं ना, ध्वनि प्रदूषण से बचाओ, यहाँ पर लिख दो, ध्वनि प्रदूषण से हमें बचाओ, ठीक है, इस तरह करके आपको लिख देना है। तो ये होता है हमारा 10वां पाठ खत्म। मिलते हैं 11वें पाठ में।